जीतेगा भारत, हारेगा कोरोना। कोरोना 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 जा जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। कहाँ से आया, कहाँ से आया, कहाँ से आया तू दुनिया से जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। प्रस्तुत है कोरोना से संघर्ष पर केंद्रित आकाशवाणी गोरखपुर की ये प्रस्तुति। कहाँ से आया तू दुनिया से जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। श्रोताओं नमस्कार। हारेगा कोरोना, जीतेगा भारत के एक और नए अंक के साथ हम उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे पर्यावरण की और हमारे जीवन शैली की। श्रोताओं, लॉकडाउन ने हमसे बहुत कुछ छीना है, लेकिन हमें इससे कुछ प्राप्त भी हुआ है। हमारा जो पर्यावरणीय संतुलन बहुत बिगड़ गया था हमारी आर्थिक और भौतिक प्रगति के कारण, वो वातावरण, वो पर्यावरण फिर से बहुत खूबसूरत, बहुत ही संतुलित दिखाई पड़ने लगा है। हमारे चारों तरफ की जो आबो हवा है वो हमें बहुत संतोष प्रदान कर रही है, और साथ ही साथ जीवन में जो एक प्राकृतिक उमंग की अनुभूति जिससे हम बहुत दिनों तक वंचित थे, वो हमें महसूस हो रही है। आप कभी प्रातः काल उठें और चिड़ियों की चहचहाहट सुने, शहर में बाहर निकलते समय वायुमंडल की शुद्धता को महसूस करें। अगर कोई जलाशय है आसपास तो उस जलाशय की या नदियों की शुद्धता का परीक्षण करें, तो आपको एक बिल्कुल अलग सी दुनिया दिखाई पड़ेगी। इस दुनिया में हमें ही जीना है, और अगर हम थोड़ी सी सावधानी बरत लें तो कितनी खूबसूरत होगी ये दुनिया। तो आज के कार्यक्रम में हम एक ऐसे ही पर्यावरणविद और विचारक से बातचीत कर रहे हैं जिन्होंने पूर्वांचल के, विशेषकर गोरखपुर और आसपास के पर्यावरणीय दशाओं का गहन अध्ययन किया है। आप हैं प्रोफेसर शिवशंकर वर्मा। आप दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में भूगोल विभाग के विभागाध्यक्ष भी रहे। प्रोफेसर शिवशंकर वर्मा से बातचीत के अलावा हम आपको अमरनाथ और साथियों की आवाज में लोकगीत भी सुनाएंगे। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं प्रोफेसर शिवशंकर वर्मा के साथ टेलीफोन लाइन पर की गई ये बातचीत। श्रोताओं नमस्कार। हम अनलॉकडाउन के फेज में आ गए हैं। धीरे धीरे शहर को खोला जाने लगा है, लोग अपने कारोबार में फिर से संलग्न होने लगे हैं, जो रुके हुए कार्य थे वो अब संपादित होने लगे हैं। ऐसे में बहुत सारी ऐसी चीजें जो स्थगित हो गई थी वो अचानक से सामने आने पर बहुत लोगों में उत्साह भी है, कुछ अच्छे परिणाम भी मिले हैं हमें। खास करके पर्यावरणीय क्षेत्र में जिस प्रकार से शहरों का वातावरण, नदियों का जल और हमारे वायुमंडल स्वच्छता, ये सब इतने पॉजिटिव रहे हैं कि इससे हमारे अंदर एक भावना जगी है कि अगर हम अपने ज़रूरतों को सीमित कर लें, हम अपनी आवश्यकताओं को प्रकृति के अनुरूप ढाल लें, तो हमें एक बेहतर जीवन जीने का और एक बेहतर नेचर को देखने का अवसर मिल सकता है। क्या है इस लॉकडाउन के परिणाम, क्या है लॉकडाउन के सीख? आज इन्हीं विषयों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रख्यात पर्यावरणविद और भूगोलवेत्ता
प्रोफेसर शिवशंकर वर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, ये जो हम लोगों ने लगभग 70-72 दिनों का लॉकडाउन देखा जी, इस लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी गतिविधियां स्थगित हुई, लेकिन इसके कुछ अच्छे परिणाम भी देखने को मिले, निसंदेह। तो सर, आपने, चूंकि आप एक पर्यावरणविद हैं, पर्यावरण की दृष्टि से आप देखते हैं, लेकिन सर अगर अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखें तो शायद कुछ क्षति हुई है, लेकिन कुछ लाभ भी हुए हैं। तो आप इस पूरे लॉकडाउन के पूरे फेज को आप किस रूप में देखते हैं सर? देखिए, निसंदेह है पूरा कोरोना ने न केवल भारत, संपूर्ण विश्व को एक बार झकझोर दिया है। चीन से प्रारंभ हुआ ये कोरोना संपूर्ण देश में फैला और मार्च तक आते आते संपूर्ण विश्व को अपने चपेट में उसने ले लिया, और परिणाम ये हुआ कि इसके कारण, इस महामारी के कारण संपूर्ण विश्व की आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक विविध प्रकार के प्रभाव उस पर परिलक्षित हो रहे हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि सब कुछ, इसने बहुत कुछ बदल दिया है, लेकिन उसके बावजूद इसका एक अच्छा परिणाम, या हम कह सकते हैं धनात्मक परिणाम भी कुछ हुआ है। वह जो है आज दिखाई दे रहा है, और निसंदेह मनुष्य को और हम सभी को उससे जो है वो कुछ सीख लेनी चाहिए कि ये जो महामारी है, केवल महामारी हमारे नुकसान के लिए नहीं, हमारी क्षति के लिए नहीं है, बल्कि हमको कुछ सीख भी दे रही है, हमारे सामने कुछ चुनौती भी प्रस्तुत कर रही है। और अगर हमने उन चुनौतियों को थोड़ा सा भी ध्यान दिया और उन चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया, तो निसंदेह हम इस विश्व को एक अच्छा विश्व बना सकेंगे और मानव के रहने लायक एक विश्व को हम बना सकेंगे। जी 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 सर, ये जो दुनिया जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, भागम भाग थी, और ज्यादा से ज्यादा उत्पादित कर लेने की जो भूख थी मनुष्य की, जनसंख्या तो बढ़ ही रही थी, और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो हमें लगातार ज्यादा से ज्यादा उत्पादन, चाहे अनाज का उत्पादन हो, खाद्यान्न का उत्पादन हो, या औद्योगिक उत्पादन, या फिर विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन, इस भूख ने हमें इतना ज्यादा लालची बना दिया था कि हमारा जो जीवन था वो बहुत दुरूह हो गया था। ये जो समय है सर, अब जो सोचने के लिए हमें अवसर मिला, और दिखाया प्रकृति ने कि अगर हमें 2-3 महीने की अवधि दे दी जाए तो हम फिर से बहुत बेहतर रूप में हम आपके लिए उपलब्ध होंगे। लेकिन सर, जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ है, फिर से वो गतिविधियां शुरू होने की ओर बढ़ चली हैं, और हमको लगता है कि फिर से वही स्थिति आ सकती है। ऐसे में आप क्या बताना चाहेंगे सर कि किस प्रकार की हम जीवन शैली अपनाएं, किस प्रकार की उत्पादन पद्धति अपनाएं, ताकि हमें जो कुछ मिला है इन दिनों वो आगे भी बना रहे? देखिए, जैसा आपने कहा कि प्रकृति के पास अपार क्षमता है। प्रकृति में का दोहन, उसका विदोहन, उसका अवनयन, उसका क्षरण, ये कोई नई बात नहीं है, बहुत पहले से होता रहा है। लेकिन वह इतना कम था कि प्रकृति में अपने आप वो क्षमता है कि जो कमी उसमें आती थी, जो क्षति आप करते थे, उस क्षति को वो पूरा कर लेती थी। लेकिन 20वीं शताब्दी एक ऐसी शताब्दी है जिसको मैं व्यक्तिगत रूप से कहता हूं कि मनुष्य के इतिहास में एक अद्वितीय शताब्दी रही है। कुछ ऐसी घटनाएं हो गई जिस घटनाओं के कारण संपूर्ण इस वातावरण और पर्यावरण को जो है वो मटिया मेट कर दिया। कुछ घटनाओं का हम यहाँ चर्चा करना चाहेंगे। एक तो आपने कहा कि जनसंख्या का वृद्धि नहीं हुई, हम कहते हैं कि 20वीं शताब्दी में जनसंख्या का विस्फोट हुआ, और आज का औसत है कि 10 से लेकर 13 वर्षों के बीच में 1 अरब जनसंख्या प्रति 10 से 13 वर्षों के बीच में बढ़ रही है। नगरीकरण, जो नगर थे, नगरों की संख्या, नगरों का आकार इतनी तेजी से बढ़ा कि छोटे से जगह में लोग जो है बड़ी तेजी से बसना शुरू कर दिए, और परिणाम ये हुआ कि आज लगभग 54% हमारे विश्व की जनसंख्या इन नगरों में है। उद्योग, परिवहन, इन सब चीजों का हमने इतनी तेजी से अपने सुखमय जीवन के लिए विकास किया कि इनको चलाने के लिए जो जीवाश्म ऊर्जा है, पेट्रोल है, लकड़ी है,
कोयला है, इनका हमने खूब खनन करके, इनका सबका प्रयोग करके इनको हम परिवहन के साधनों को हमने चलाया। और इतना ही नहीं, विविध प्रकार के उद्योगों के द्वारा हमने इस पूरे पर्यावरण का इतना तीव्र दोहन किया कि उस दोहन की मात्रा इतनी अधिक हो गई कि शायद पर्यावरण जो है अपनी वो क्षतिपूर्ति करने का जो उसका स्वभाव है, जो उसकी क्षमता है, उससे जो है वो अधिक हो गया था। इसलिए पर्यावरण वो पूरा नहीं कर पा रहा था। परिणाम ये हुआ कि हम जलवायु परिवर्तन, वैश्विक ताप वृद्धि, विभिन्न प्रकार के जीवों की जो वह है मात्रा है, संख्या है, वो घटता हुआ आज हम देख रहे हैं। और मैं तो व्यक्तिगत रूप से एक भूगोल का विद्यार्थी होने के कारण मैं कहता हूं कि ये मेरा तथाकथित विकास नहीं बल्कि विनाश की ओर जाने का उपक्रम है। यदि हमने चेता नहीं तो यही विकास जो है हमारे विनाश का कारण बनेगा। और उसका बिल्कुल सटीक प्रमाण जो है हमको लॉकडाउन के दौरान मिला है। जी जी। इन 3 महीनों के अंदर हमने ये सब गतिविधियां लगभग थोड़ी धीमी कर दी हैं। अर्थात हमने थोड़ा विभिन्न प्रकार के उद्योगों का चलना बंद हो गया, जल आवागमन के साधने जो है रुक गई, लोगों का आना जाना रुक गया, उत्पादन की प्रक्रिया रुक गई। और इतना ही नहीं, हम और आप सभी विश्वास करेंगे कि हमारे उपभोग का भी जो है थोड़ा स्तर गिरा है। हम उस तरह से आपाधापी में जिस तरह से उपयोग कर रहे थे उस तरह से नहीं हो पाया। परिणाम ये हुआ कि इन सब का परिणाम जो है हम पर्यावरण पर स्पष्ट जो है अब बिल्कुल देख रहे हैं कि अब हमारी हवा काफी स्वच्छ हो गई है, नदियों, नालों, झील, तालाबों का पानी काफी स्वच्छ हो गया है। और परिणाम ये बताते हैं, बहुत से अध्ययन ये बताते हैं कि अब वो पेय के रूप में हो गए हैं, इतने शुद्ध हो गए हैं कि जानवरों का क्या मनुष्य तक उसको पी सकते हैं। प्रदूषण जो है तो बहुत कम हो गया है। इतना ही नहीं, जीव जंतु पक्षी जो है किस तरह से विचरण कर रहे हैं कि आज हम लोग ये महसूस करते हैं कि उनको जो है काफी आनंदित है वो। और ये एक पर्यावरण का नया स्वरूप हम लोगों के सामने यह लॉकडाउन का यह जो वो था, समय था, उसने उनको दिया है। जी 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 जी, निश्चित रूप से अगर मनुष्य इनका पालन करता रहा और अगर जो उसकी जो गतिविधियां थी वो चालू रहे, गतिविधियां चलें, लेकिन अगर उनमें थोड़ा सा भी संयम बरता जाए तो शायद प्रकृति हमें बहुत कुछ ऐसा देगी जिसके लिए हम तरसते रहे हैं। सर, स्थानीय रूप से अगर देखें तो गोरखपुर और आसपास का जो हमारा क्षेत्र है, कहते हैं कि ये अनाज के उत्पादन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ के गन्ना का जो क्षेत्र है वो बहुत महत्वपूर्ण रहा है। गेहूं की बड़ी अच्छी फसलें यहाँ उगती हैं, चावल में भी काला नमक और इस तरह के जो चावल की खेती होती रही है वो भी बहुत अच्छी फसलें यहाँ प्राप्त होती रही हैं। लेकिन जो विकास का स्तर रहा सर इस क्षेत्र का, वो इतना पर्याप्त नहीं रहा कि ये एक विकसित क्षेत्र में परिवर्तित हो सके। इस क्षेत्र के जो कमियां हैं सर, उसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या कमियां हैं जिनको दूर किया जाए अगर, तो हम इस क्षेत्र को भी एक धन धान्य से भरपूर और एक संपन्न क्षेत्र के रूप में परिवर्तित कर सके? क्या आप देखते हैं सर यहाँ पे? देखिए, प्रकृति ने हमको भी जैसे अन्य क्षेत्रों को सजाया संवारा है उसी तरह से हमको भी उसने विभिन्न प्रकार के संसाधनों से संपन्न किया है। हमारे 2 संसाधन यहाँ बहुत विकराल हैं, बहुत विशाल हैं। एक तो उर्वर समतल भूमि युक्त ये मृदा जो है वो हमारी एक बहुत बड़ी संपदा है, संसाधन है। दूसरा, जल हमारा यहाँ एक बहुत बड़ा संसाधन है। इसी देश में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो जल के लिए तरसते हैं, लेकिन हमारे पास अपार जल है, क्षेत्र पर्याप्त है। ये सब चीजें हैं, इन चीजों का हम आसानी से सदुपयोग करके अपने विकास को गति दे सकते हैं। लेकिन 2 चीजें हमारी हुई। एक तो हम ये स्वीकार करते हैं कि शायद इस संसाधन के परिप्रेक्ष्य में हम थोड़ी संख्या में अपेक्षाकृत अधिक हैं, ये पहली बात जी। दूसरी बात कि हम शायद जो हमारा मानव संसाधन है, जो मानव जीव है, उसने अपनी उसकी बौद्धिक क्षमता, कार्य की क्षमता,
उसके लगन की क्षमता इतनी नहीं है कि वो इन संसाधनों का इतना उपयुक्त दोहन करे या उपयुक्त उसका प्रयोग करे कि अपने विकास को जो है बहुत आगे तक वो बढ़ा सके। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में जनसंख्या ने अपने इन संसाधनों का इतना भरपूर उपयोग किया है कि उसी उपयोग से जो है वो पूरा का पूरा वो क्षेत्र विकसित हुआ है। हम गंगा और जमुना के मैदान में रहते हैं, ये समतल मैदान है, इतना विशाल मैदान विश्व में और इतना पानी सहित उर्वर मिट्टी युक्त शायद कहीं नहीं है। हमारे पास पर्याप्त है, उर्वरा शक्ति इसकी पर्याप्त है, लेकिन शायद अभी हमने अपनी वही परंपरागत कृषि, अपनी परंपरागत मानसिकता में को अभी भी ढो रहे हैं, जिसके कारण हमारा उत्पादन या हम कह सकते हैं कि उसका विकास हम उस स्तर तक नहीं कर सके हैं जो अन्य लोगों ने किया है। अगर हम उस स्तर पर ले आने के लिए अपनी मानसिकता, अपना श्रम हम वहां तक ले जाएं तो निसंदेह है यह क्षेत्र भी जो है विकास के अपने उन्नत शिखर पर हो सकता है। इसलिए आवश्यकता यह है कि हम दो चीजें करें। थोड़ी सी अपनी जनसंख्या को थोड़ा हम परिवार नियोजन के माध्यम से अगर इसको हम कर्म कर सकें ताकि हमारी जनसंख्या का दबाव हमारे भूमि और इस संसाधनों पर थोड़ा कम हो जाए और हम अपनी मानसिकता और अपनी गुणवत्ता इतनी अच्छी कर लें कि इन संसाधनों के उपयोग को हम इतना बढ़िया बेहतर ढंग से करें ताकि हमारा उत्पादन जो है वो बहुत बढ़ सके। यहाँ एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा जी। हमारे पास यहाँ हम गन्ना बोते हैं, लेकिन एक बार गन्ना बोते हैं उसके बाद दूसरी बार उसको पेड़ी जिसको कहते हैं, दूसरी बार हम गन्ना फिर बिना बोए जो है उगा लेते हैं, लेकिन तीसरी बार वो गन्ना नहीं होता है जी जी। लेकिन विश्व के कुछ ऐसे देश हैं जिन देशों में एक बार गन्ना को बोने के बाद 7 साल तक या 7 बार जो है उसकी उसी बुआई से काम उनका चल जाता है, अर्थात बुआई का खर्च, जुताई का खर्च, ये सब चीजें उनकी बच जाती हैं। तो अगर हम भी उस तरह की तकनीक अपनाएं तो निसंदेह हम और जो है वो प्रगति कर सकते हैं। इसी तरह के एक छोटा सा उदाहरण जी जी, जापान की जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल में क्षेत्र है उसमें समतल मैदान है ही नहीं जी। वो पूरा का पूरा पहाड़ी है। वहाँ कहते हैं 15 अंश ढाल वाला जो भूमि है वो 5% भूमि है जिस पर वो चावल की खेती करते हैं। हाँ। लेकिन उसी पर वो उतना सघन खेती करते हैं कि उसके कारण जो है आज वो चावल का एक प्रमुख उत्पादक देश है जी जी। लेकिन हमारे पास समतल भूमि है, सब कुछ है, लेकिन शायद हम अपनी परंपरागत विधियों के आधार पर करने वाली खेती या अन्य उत्पादन के कारण जो है हम उतना प्रगति नहीं कर पाए हैं। इसलिए कहीं न कहीं हमें नई तकनीक, नई सोच जो है अपनानी पड़ेगी, तब हम अपने संसाधनों का अच्छा उपयोग करके अच्छा विकास जो है वो कर सकते हैं जी। थोड़ी सी सोच बदलने की आवश्यकता है और थोड़ा प्रगतिशील होना होगा, थोड़ा शिक्षित हो जाएं लोग, थोड़ा पढ़ लिख लें और दुनिया में जो आधुनिकतम तकनीकें जो इजाद हो रही हैं उनको वो समझें, उनका प्रयोग करना सीखें और उसका अगर प्रयोग करें तो ये क्षेत्र भी बहुत विकसित हो जाएगा और विकसित एरिया के रूप में देखने को मिलेगा। सर, कुछ ऐसे प्रश्न हैं कि ये जो लॉकडाउन हुआ इसमें लोग अपने अपने घरों में रहे और उनको अपने परिवार के साथ जीवन व्यतीत करने का अच्छा अवसर मिला। भले ही उनकी बाहरी गतिविधियां कम हो गई, लेकिन घर के अंदर कुछ ऐसे कार्य जो बहुत दिनों से स्थगित थे उनको करने का लोगों को मौका मिला और ऐसे लोग जो बुद्धिजीवी थे या कला प्रेमी थे या कुछ विशेष प्रकार के जिनके अंदर क्षमताएं थी उनको साधने का भी मौका मिला इस लॉकडाउन के दौरान। आप चूंकि सर बुद्धिजीवी हैं, लिखने पढ़ने में आपकी रुचि रही है, आपने इस लॉकडाउन की अवधि का किस प्रकार सदुपयोग किया सर? देखिए, चूंकि मैं अध्यापक रहा हूँ जी जी, तो स्वाभाविक है कि पढ़ना और लिखना दो हम लोगों का मुख्य व्यवसाय है जी जी जी। तो सुखद लगता है आपको बताते हुए कि इस काल में हमारी एक पहले की पुस्तक थी, जो पुस्तक जो है थोड़ी पुरानी हो गई थी, हमने इसी अवधि में उसको पुनः उसका एक नए संस्करण के लिए उसको संशोधित कर दिया है, रिवाइज कर दिया। ये पूरा का पूरा हमने
इस 2 महीने में किया। जी 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 जी, कौन वाली पुस्तक सर ये थी? ये दूर संवेदन तकनीक, जो हम अंतरिक्ष में विभिन्न प्रकार के ये जो ग्रह उपग्रह छोड़ते हैं, उनसे जो हम चित्र प्राप्त करते हैं, उनको कैसे उससे हम पता करते हैं कि जमीन पर कौन सी चीज कहाँ है, कैसे है, वो उसके आधार पर, तो उसी को हम भूगोल का एक वो विषय है, तो उससे संबंधित एक टेक्स्ट बुक के रूप में हमने लिखा था, उसको हमने एक रिवाइज किया। इसके अलावा 2-3 हमने शोध पत्र इसी दौरान जो है, जो अपने अधूरे थे उनको हमने पूरा किया। कुछ हमारे जो बच्चे जो पीएचडी के शोध छात्र थे, उन्होंने उन शोध ने पीएचडी को पूरा किया था, तो उनको देख करके हमने उनको पूरा कंप्लीट करने का प्रयास किया। वो उनके पास उपलब्ध हो गया है, अब वो अपना उसको टाइपिंग वगैरह फाइनल करा करके वो जमा कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा एक अवधि हम लोगों को ऐसा मिला कि जो कई पूरी पुस्तक हमारी लगभग 1-1.5 साल से चल रही थी, स्थगित चल रही थी कि आप करेंगे, अब सब करेंगे, लेकिन ये जो हमको अवसर मिला, उस अवसर का सदुपयोग करते हुए हमने ये कुछ काम जो है किया। दूसरा, सुबह से शाम तक विविध प्रकार के कामों में हम लोग जो व्यस्त रहते थे, अनर्गल कामों में, इसमें हमने जीवन को थोड़ा व्यवस्थित करना, एक समय से उठना, फिर थोड़ा प्राणायाम योग करना, क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए ये सब करना, अब समय से खाना, समय से सोना, ये वो आराम करना, ये पूरी की पूरी एक दिनचर्या जो है वो बड़ी व्यवस्थित ढंग से करने का प्रयास किया। और इस परिणाम ये हुआ कि अपना कोई ऐसा, कुछ लोग जिससे बात करते हैं कि भाई साहब क्या किया जाए, उबन हो रही है, घर पे बैठे बैठे जो है क्या किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं। अगर आप दिनचर्या को हम सुव्यवस्थित कर लेते हैं तो निसंदेह अपना लिखना, पढ़ना और जो पीछे के काम है या कुछ नए काम है विशेष करके सोच से संबंधित, उनको अगर हम पूरा करते हैं, जारी करते हैं, तो निसंदेह ये लॉकडाउन का एक हम सदुपयोग कर सकते हैं। और किया है हमने जो है वो, इसको इसी रूप में हमने लेने का प्रयास किया है। जी 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 जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो बहुत स्थगित कार्य थे, हाँ, उनको आपने पूरा किया। एक अच्छी किताब का रिमोट सेंसिंग पे बहुत अच्छी किताब फिर से संशोधित रूप में सामने आ रही है, क्योंकि बहुत डेवलपमेंट हो रहे हैं अंतरिक्ष के क्षेत्र में, तो उनको आपने अपने आने वाली पुस्तक में आपने शामिल किया होगा। तो ये निश्चित रूप से हम विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभदायक होगा, बहुत उपयोगी होगा। सर, चलते चलते आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे आने वाले समय के लिए? 2 चीजें कि लॉकडाउन ने हमको बहुत कुछ दिया है। जी जी, जैसा अभी हमने चर्चा किया, एक तो पर्यावरण के लिए हम बहुत दिया। अभी यहाँ मैं सूचित कर दूं कि हमारा ओजोन का छेद, ओजोन में छिद्र होना, ओजोन की परत में छिद्र होना बार बार कहते हैं, वो दक्षिणी ध्रुव पर हमेशा होता था, लेकिन सन 2008 में, 2011 में और 2019 में पहली बार उत्तरी ध्रुव पर हो गया। और हम लोगों के इस लॉकडाउन के कारण जो हमारी गतिविधियां कम हुई और हमने जो है वो अवांछित गैसों का उत्सर्जन जो है वायुमंडल में कम किया, उसके कारण वो अनायास ही जो है वो अपने को फिलअप कर लिया, पूरा कर लिया। जी 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 जी। और आज ये हमारे और आपके अध्ययन का विषय है कि ऐसा कैसे हो गया, जिसके लिए हम प्रयास करते थे तब नहीं होता था, आज अपने आप ऐसा हो गया। और दूसरी चीज ये है कि इसने कुछ चीजें हमको सामाजिक चीजें भी दिया है। आज हम घरों में काम रह करके काम कर ले रहे हैं, नया पढ़ने लिखने का जो नए तरीके हैं उसके बारे में हमको जानकारी हो गई है। जो हमारे साफ सफाई करने वाले अन्य, उनके प्रति हमारी जो भावना है, सम्मान की भावना, वो हमारे अंदर पैदा हुई है कि निसंदेह हम जब घरों में छुपे हुए हैं तो वे लोग बाहर हमारी सेवा के लिए लगे हुए हैं। इस तरह से कोरोना के जो वॉरियर्स हैं उनके प्रति हमारी थोड़ी सम्मान की भावना बढ़ी है। इस तरह से विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप ये जो है जो बढ़े हैं, और जो पर्यावरण में इस प्रकार का वो आया है, परिष्कार आया है। पहली समस्या है कि हमको किसी न किसी तरह से इसको सुरक्षित और संरक्षित रखना है। यहाँ मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि गोरखपुर के वायुमंडल का भी मॉनिटरिंग होती है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण बोर्ड के द्वारा जो है 3 जगहों पर वायु में क्या क्या हमारे अवांछित तत्व हैं, इसका जो है वो लेखा जोखा रखा जाता है। वो 3 जगहों पर करते हैं। एक तो मदन मोहन
मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस में, गोल घर में। तो कैंपस जो है वो आवासीय क्षेत्र, गोल घर जो है वो व्यवसायिक क्षेत्र और गीडा में किया जाता है। जी जी। यहाँ औसत रूप से उसमें कई प्रकार के PM10 है, नाइट्रोजन है और सल्फर डाइऑक्साइड है, इनका हम वो करते हैं कि कितना मात्रा है और कितना उसका होना चाहिए, कितना इस समय है। पाया जाता ये था कि ये मात्रा थोड़ी जो औसत है उससे थोड़ा बढ़ रहा था। लेकिन लॉकडाउन के दौरान जो औसत हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 50 से 100 के बीच में होना चाहिए था, वो लगभग 80 हो गया था, अर्थात बहुत हम औसत के करीब हो गए थे। जी 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 जी। लेकिन जैसे ही हमारा लॉकडाउन खत्म हुआ है, ये लॉकडाउन जो है आंकड़े हमारे बताते हैं 31 मई को जो है 103 हो गया और 1 जून को 139 हो गया। जी जी। 2 जून को 138 हो गया, अर्थात पुनः जो है ये बढ़ता चला जा रहा है। अर्थात हमारी जैसे जैसे ये गतिविधियां बढ़ रही हैं, आवागमन के साधन और उद्योग धंधे खुल रहे हैं, फिर जो है हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो मैं इस अवसर पर ये निवेदन करूंगा कि इन सब चीजों के लिए थोड़ा हमको सचेत रहना पड़ेगा और हम जो आपाधापी का जीवन जी रहे हैं उसको थोड़ा हम अगर व्यवस्थित करें, सब काम उस समय भी चल रहा था, आज भी चल रहा है, लेकिन अगर व्यवस्थित ढंग से हम करें तो शायद हम पर्यावरण को, जिस तरह पर्यावरण शुद्ध हो गया था उस तरह के पर्यावरण को हम बनाए रख सकते हैं। और वही अगर बना रहा तो वो किसी और के लिए नहीं, हम मानव तथा जीव जंतुओं के लिए एक वरदान साबित होगा और हम आसानी से इस पर्यावरण में अपना जीवन यापन कर सकते हैं, सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं, अपने श्वास और अन्य क्रियाकलाप जो है बढ़िया से कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा आपाधापी कम, अपेक्षाकृत जो है एक व्यवस्थित ढंग से अपना जीवन हम जिएं और जो भी हमारे इस समय सेवा भाव से लोग लगे हुए हैं उनके प्रति हम सजग रहें, सम्मान दें। ये हमारी लोगों से एक विशेष प्रकार की अपील है। जी 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 जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। एक नई सामाजिक व्यवस्था विकसित हो रही है जिसमें कि हर कार्य की उपादेयता, हर कार्य के प्रति सम्मान, ये भाव हम में विकसित हो रहे हैं। हम जो सफाई कर्मी हैं, जो पुलिस हैं, जो हॉस्पिटल के कर्मचारी हैं, उन सब के प्रति जो हमारी सोच है वो बहुत सम्मानजनक बनी है। उनके प्रति भी हम तो बहुत बदला है। जी 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 जी। तो ये बहुत बड़ी बात होगी हम भारतीयों के लिए, विशेष रूप से जहाँ की हम तमाम प्रकार के डिफरेंसेस में जीते हैं, तमाम प्रकार की धारणाएं दिमाग में रहती हैं, वहाँ अगर अच्छे समाज के निर्माण के प्रति हम अग्रसर हुए हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी उपलब्धि मानी जाएगी। प्रोफेसर शिवशंकर वर्मा, आपने हमसे इतनी अच्छी बातें की पर्यावरण के विषय में और सामाजिक व्यवस्था के विषय में, आपने हमको इतना समय दिया, आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे प्रोफेसर शिवशंकर वर्मा। आइए अब सुनते हैं अमरनाथ और साथियों की आवाज में ये लोकगीत। कर जम के पढ़ाई हमार ललना, कर जम के पढ़ाई हमार ललना, लिया अपन जिंदगिया सुधार ललना। सुई के जागा सबेरवा की दुनिया, सोई के जागा सबेरवा की दुनिया, सोई के जागा सबेरवा की दुनिया। माता पिता के छुआ पहले चरनिया, माता पिता के छुआ पहले चरनिया, माता पिता के छुआ पहले चरनिया।
छुआ पहले चरनिया पढ़ी लिखी हुआ खूब होशियार ललना पढ़ी लिखी हुआ खूब होशियार ललना लिया अपन जिंदगिया सुधार ललना लिया अपन जिंदगिया सुधार ललना लिया अपन जिंदगिया सुधार ललना सुधार ललना हो सुधार ललना सुधार ललना हो सुधार ललना लिया अपन जिंदगिया सुधार ललना लिया अपन जिंदगिया सुधार ललना मुख मंजन कई के कराय सननवा मंजन कई के कराय सननवा मुख मंजन कई के कराय सननवा जवन मिले प्रेम से कैला भोजनवा जवन मिले प्रेम से कैला भोजनवा जवन मिले प्रेम से कैला भोजनवा मुख मंजन कई के कराय सननवा जवन मिले प्रेम से कैला भोजनवा नहीं केहू से किया तकरार ललना नहीं केहू से किया तकरार ललना लिया अपन जिंदगिया सुधार ललना लिया अपन जिंदगिया सुधार ललना लिया अपन जिंदगिया सुधार ललना सुधार ललना हो सुधार ललना सुधार ललना हो सुधार ललना लिया अपन जिंदगिया सुधार ललना लिया अपन जिंदगिया सुधार ललना अरे राजी खुशी से कॉलेजवा का जाया राजी खुशी से काले जवा का जाया राजी खुशी से काले जवा का जाया अपने गुरुजी का सिरवा झुकाया अपने गुरुजी का सिरवा झुकाया अपने गुरुजी का सिरवा झुकाया राजी खुशी से कॉलेजवा का जाया अपने गुरुजी का सिरवा झुकाया जहिया तोहरा हुई बेड़ा पार ललना जहिया तोहरा हुई बेड़ा पार ललना लिया अपन जिंदगिया सुधार ललना लिया अपन जिंदगिया सुधार ललना लिया अपन जिंदगिया सुधार ललना सुधार ललना हो सुधार ललना सुधार ललना हो सुधार ललना लिया अपन जिंदगिया सुधार ललना लिया अपन जिंदगिया सुधार ललना। इस लोकगीत के साथ ही हारेगा कोरोना जीतेगा भारत का आज का अंक यहीं संपन्न होता है। कल पुनः एक नए अंक के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ब्रजेंद्र नारायण को अनुमति दीजिए। नमस्कार। कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कहाँ से आया कहाँ से आया कहाँ से आया तू दुनिया से जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा